Good morning, guys, and welcome back to the channel. Um, I'm here at my friend's house, और we are almost ready for a trip. बहुत दिनों के बाद तो नहीं, बट हाँ, एक आफ्टर क्वाइट अ टाइम पीरियड एक ट्रिप मैंने प्लान की है. मल्टीपल डेस्टिनेशन ट्रिप है, और ओवरनाइट मैं अपने फ्रेंड के पास रुका हूँ जो मेरे साथ ही जाने वाला है. And now we are almost about to leave. Our stuff is packed, and मिलते हैं बहुत जल्दी रास्ते में. And we'll show you guys about my experience, about the trip, and about the route as well. 2 दिन की ट्रिप होने वाली है, and probably we should be back by Sunday evening. So let's see how it goes. See you guys. So we left around 7 in the morning and the day is Saturday. तो जैसे कि मैंने प्लान किया था कि नेक्स्ट डे एनी हाउ वी विल हैव टू रिटर्न बैक टू देहरादून, कंसिडरिंग आवर शूट ऑफ द व्लॉग इन लाखा मंडल एंड देन कवरिंग नाइट स्टे इन जानकी चट्टी, जो कि लास्ट स्टॉप है यमुनोत्री धाम से पहले, जहाँ से टोटल धाम तक ट्रैक 5.5 किलोमीटर्स ही है. सो बेसिकली ये एक ऐसा क्विक वीकेंड ट्रिप साबित होने वाला है अगर आप एडवेंचर और रिलीजियस दोनों पर्पस से एक वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हैं. मेरा लास्ट ईयर का गंगोत्री ट्रिप का राउट मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि रोड कंडीशंस काफ़ी हद तक अच्छी मिली थी. इन कंपैरिजन यमुनोत्री बीइंग द क्लोजेस्ट धाम स्टार्टिंग फ्रॉम देहरादून, मुझे रिसर्च करने पर पता चला था कि रोड्स बहुत नैरो होंगी. और अबाउट द वेदर आई हैड द प्रेडिक्शंस कि टेम्परेचर अराउंड 1 और 2 डिग्रीज ही रहने वाला है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़.
here we entered Mussoorie. Morning timings are always so much soothing in Mussoorie, be it any month of the year. यहाँ टेम्परेचर हमेशा ही मेहरबान रहता है. सो यहाँ से टोटल रनिंग डिस्टेंस जान की चट्टी तक अप्रॉक्सीमेट 150 किलोमीटर्स ही रहता है. मसूरी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर्स आगे केम्प्टी फॉल पड़ने वाला है और वहाँ से यमुना पुल होते हुए हम सीधा लाखा मंडल की तरफ चल पड़ेंगे. अब यहाँ से थोड़ा राउट खुला हुआ महसूस होने लगा है और लोअर हिमालयन मसूरी रेंजेस को नज़दीक से जाता हुआ देखकर डेफिनेटली एहसास होने लगा है कि आगे नज़ारे बेहद खूबसूरत रहने वाले हैं. हालांकि इस समय किसी भी धाम के कपाट खुले नहीं हैं और फ़िलहाल थोड़ा बहुत ट्रैफिक महसूस किया जा सकता है क्योंकि एनीवेज़ वीकेंड तो है ही, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें लास्ट स्टॉप पहुंचकर कुछ खास क्राउड मिलने नहीं वाला है.
मसूरी रेंज से बाहर निकलते हुए अब हम पहुंचते हैं यमुना ब्रिज, जो कि अपने में एक लैंडमार्क है और यहाँ से लाखा मंडल कुछ लगभग 50 किलोमीटर्स ही रह जाता है। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाखा मंडल से निकलते हुए शाम को अराउंड 5 बजे तक जान की चट्टी पहुंचा जाए। दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द रोड कंडीशन। अब ये हम पहुंचते हैं नैन बाग, जो कि मसूरी के बाद पहला एक ठीक ठाक सेटल छोटा सा कस्बा है और जहां से अब सराउंडिंग्स के नज़ारे बदल रहे हैं और साथ ही हमारी लेफ़्ट साइड में नीचे बह रही है यमुना रिवर। और यहाँ अब हम पहुँचते हैं डामटा, जहाँ से लाखा मंडल कुछ लगभग 22 से 23 किलोमीटर्स ही रह गया है। यहाँ स्टॉप लेकर थोड़ी थकान दूर की जाए और एक हल्का सा ब्रेकफास्ट किया जाए। एंड हियर वी फाइनली एंटर्ड लाखा मंडल, जहाँ से मेन टेम्पल कुछ लगभग 5 किलोमीटर्स ही है और यहाँ वो फेमस पांडव गुफा भी मौजूद है, जहाँ से पांडव अपनी जान बचाने के लिए लाक्षागृह से एक सुरंग बनाकर निकल गए थे। एज इट इज़ बीइंग सेड, लाखा मंडल हिस्टोरिक और माइथोलॉजिकल मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है।
डायरेक्ट लाखा मंडल एंट्री से मेन टेम्पल हम लगभग 10 मिनट में ही पहुंच जाते हैं। बेसिकली लाखा मंडल उन जगहों में से है जहां आने पर डेफिनेटली एहसास होता है पुरानी पहाड़ी परंपराओं का, जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है यहाँ के लोगों के पहनावे से और कुछ घरों की खास बनावट से। कहा जाता है कि लाखा मंडल की सराउंडिंग्स में ना जाने कितने ही शिवलिंग अभी भी दफन है, और यहाँ एक ऐसा नेचुरल ग्रेफाइट से बना शिवलिंग भी है जिस पर सिर्फ जल चढ़ाने के साथ ही अपने आप चमक बन जाती है। और यहाँ की पूरी ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमने यहाँ के पंडित ओम प्रकाश जी से बात की। ये लाखा मंडल जो है ये पांडवों के समय द्वापर युग में यानी 12 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का अज्ञातवास। तो कहते कि जब पांडव लोग यहाँ से कहते कि जो महल जो बनाया था वो सुरंग के माध्यम से, कहते सुरंग है ना यहाँ पे, तो जब एक बार जब चले गए जो दोबारा आए तब उन्होंने यहाँ पे जो है मंदिर का निर्माण किया। तो उसमें क्या है कि उन्होंने पूरे कम से कम 300 मीटर के दायरे में यानी 100 लाख शिवलिंग, 33 कोटि देवी देवता और 4 की शिवलिंग की स्थापना की, जिसमें कि लाल रंग का जो त्रेता युग वाला है, हरे रंग का द्वापर का है, सतयुग का सफेद रंग का है, कलयुग का ये काले रंग का है। ठीक है जी। तो फिर जो है क्या नाम ये मंदिर इसका एक तो लगता है मेला यानी 15 तारीख अप्रैल में बैसाखी ना, और एक इसका जो है शिवरात्रि का जो है एक, जैसे इस बार 18-19 को शिवरात्रि थी ना, तो 18 अक्टूबर तो होता ही सब मंदिरों में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अमावस यानी 19 तारीख को उस दिन जो है वर मांगने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे किसी की संतान नहीं होती तो वो जो है उस दिन में एक रात की तपस्या है, अंदर बैठना होता है उनको, एक नज़र से जोत को देखना है, तब वो पूरे साल भर में जो उनको आशीर्वाद भगवान दे देते हैं। ठीक है जी। तो जो पीछे वाला जो मंदिर है गर्भगृह, तो उसका द्वार है पूरब को। तो उस मंदिर की खोज कहते हैं ये गाय ने जो है कि ये नदी पार से गाय आती थी, तब इस मंदिर का पता चला। ठीक है जी। और फिर उसके बगल में दूसरा मंदिर है, उसका द्वार है पश्चिम को। तो कहते वो युधिष्ठिर महाराज जी थे, उनके द्वारा जो है वो धर्मराज की स्थापना की गई। जैसे 4 कुंड 4 भाई, बीच में युधिष्ठिर महाराज जी ने धर्मराज की स्थापना की है। उनके सन्मुख आगे द्वारपाल है, जय और विजय, एक तो देव रूप में है, एक दानव रूप में है। ठीक है जी। फिर उनके ठीक सामने बीच में से जो वो सुरंग है नीचे, जो नीचे रोड पे निकलती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या परंपरा थी पहले, यानी मंडलेश्वर महादेव कि जो आदमी एक बार मर जाता था उसको धर्मराज के सामने रखा जाता था आगे। ठीक है जी। तो फिर क्या है कि वो पल भर उसके अंदर जो है, जैसे गंगा जल छींटा लगाया तो पल भर जो है उनके अंदर प्राण आते थे। वो इसलिए आते थे कि पहले हर आदमी बैकुंठ को ही जाते थे, क्योंकि पहले सच्चा जमाना था ना, झूठ कपट नहीं था। तो फिर क्या हो जाता है कि जैसे कभी किसी ने नाम ही ना लिया हो, ऐसा हो जाता है ना, तो बिना नाम लिए तो मोक्ष मिल नहीं सकता। तब उनको जो है पल भर प्राण डाल के उनसे कहलवाते थे, भगवान का नाम कहलवा के फिर मोक्ष धाम को प्राप्त हो जाते हो। फिर आगे यमुना बह रही है, सूर्यपुत्री, फिर वहाँ पे दाह संस्कार
हो जाता था। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी प्रांगण में कहीं पे भी 300 मीटर के दायरे में खुदाई करेंगे तो शिवलिंग और मूर्तियां जो है निकलती है, क्योंकि कम से कम 300 मीटर के दायरे में जो उन्होंने मंदिर का जो निर्माण किया था, जो कि बाढ़ आने से जो पूरा दबा हुआ है। ठीक है जी। अब ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग जो है 1972 में ये हमारे यहाँ एक तो सपने में आया था हरि नाम के व्यक्ति को। ठीक है जी। तो उसको सपना दिया भगवान ने कि भाई तू उस जगह पे जाना, उन्हीं की जगह थी, तो उस जगह पे जाना, तेरे को वहाँ पे जो धन मिलेगा। ये लालच दिया भगवान, तो समय है ना निकलना। ऐसा समझ नहीं रहे तो लोग की वजह से चल तो करता था, लेकिन लोग समझते नहीं थे। तो फिर जो है वो रात को आया, फिर उस रात को खुदाई की, तब जाके जो है ये सुरक्षित निकला। नहीं तो कहीं जो बाहर जो शिवलिंग निकलते हैं ना, कहीं नहर बन रही है या सड़क बन रही है तो टूट जाते, क्योंकि सख्त पत्थर के ना, थोड़ा भी अगर औजार से लगा तो टुकड़ा। तो ये वैसे निकली थी? ये बिल्कुल स्वयं मतलब जो है जमीन के अंदर से, जैसे वो रात को है ना खुदाई की, तो देखा शंकर भगवान जी प्रकट है, तो दूसरे दिन पूरा गाँव वाला है सभी ने खुदाई करके तब इस मंदिर को। ठीक है जी। तो तब से जो है ये 1972 से जो है इसमें जैसे आप जल डालेंगे, ये इसकी विशेषता है कि वैसे अपना पूरा प्रतिनिधित्व है। ये उस समय से ही साइनिंग है, इसमें ना कोई पॉल्यूशन है, कोई स्फटिक है, और उस तरीके से बना हुआ उसी समय से ना, तो इसमें कोई छेड़खाड़ी नहीं है। बस जो जैसे निकला वैसे के वैसा ही अष्टदलों पे निर्मित है। कहते हैं ना अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, तो ये चिंताओं का हरण करने वाले अद्भुत चिंतन महादेव। ठीक है जी। फिर एक सामने यहाँ गुफा है जिसमें पांडव लोग रहते थे, एक सामने यहाँ से 200 मीटर आगे, और एक वो है जो यहाँ से जो निकलती वो मेन रोड पे नीचे उसका द्वार है पांडव का। ठीक है। तो ये यहाँ की कहानी है सर। धन्यवाद। और यहाँ लोकेटेड है पांडव गुफा, जहाँ पांडव लाक्षागृह से अपनी जान बचाने के लिए इस सुरंग से निकल गए थे। मैं मिलता हूँ आपको इस व्लॉग के सेकंड पार्ट में, जहाँ हम पहुँचते हैं जानकी चट्टी, यमुनोत्री धाम।